नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया, लोकसभा के पटल पर रखा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा भाजपा चालीसा का पाठ किया। बजट यही था, नो कंसेशन, कोई सुविधा नहीं, सिर्फ बनावटी 10 वर्षों की उपलब्धि की गणना। बजट का तात्पर्य यह है कि 1 वर्ष में जो कार्य हुए हैं उसको किस प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले वर्ष में नए कार्य का सृजन कैसे होगा, देश के प्रगति में क्या इस बजट की भूमिका होगी, रोजगार सृजन कैसे होगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगा, इस विषय पर कार्य किए जाने थे। जनता ने कई प्रकार का उम्मीद लगा रखा था, जैसे किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, 2,000 रुपया 3 बार में दिए जाते हैं, उसको बढ़ाने की उम्मीद था कि 12,000 कर दिए जाएंगे। सरकार नहीं किया। गैस की कीमत पहले 1,200 रुपया था, आज के दिन 1,000 रुपया है। वो भी इस दबाव में हो गया कि 5 राज्य के चुनाव में जो उधर हार हो गई, एक राज्य में कर्नाटक में, तो इस 5 राज्य के चुनाव से बचने के लिए 200 रुपये घटा दिए गए थे, तो चुनाव जीत गए। और 200 रुपये और घटा दिए गए हैं जो उज्ज्वला योजना के तहत जिनको गैस दिया जाता है। तो यह हो गई। इस बजट में किसी प्रकार का चर्चा इस विषय पर नहीं है, इसलिए कि ये 200 रुपये घटाने का काम चुनाव देखकर किया गया था, जबकि बजट का मतलब है कि बजट के समय में दिया जाता था। बजट जो चुनाव से पहले का होता था वो लोक लुभावन होता था, जनप्रिय होता था, सभी वर्गों को संतुष्ट करने वाला होता था, सभी वर्गों को साधने वाला होता था, सबों के लिए कुछ न कुछ होता था। लेकिन यह बजट उसमें से किसी भी मापदंड पर खड़ा नहीं है, क्योंकि जनता के लिए कुछ लाया नहीं गया। इस बजट में लाया क्या गया? आयुष्मान योजना के परिधि में आशा बहन को रखा गया है, आंगनबाड़ी सेविका को रखा गया है। अगर आप 5 लाख रुपये आशा बहन, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका को उस परिधि में लाते हैं, उससे किसी को बुराई नहीं है, लेकिन जनता को ठग क्यों रहे हैं? क्योंकि वे सभी लोग पहले से आयुष्मान योजना के परिधि में हैं और लाभ ले रहे हैं। क्योंकि आपका जो आयुष्मान योजना का मापदंड है उसी के परिधि में वो लोग आते हैं, क्योंकि उनमें जो उनका चयन होता है वो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए है, और वो तो पहले से है। इसलिए यह दिखाने के लिए आपने एक लकीर खींची कि मैं आशा बहन को इसमें ले आया और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लाया। ठीक है, चलिए, कागज में आपका एक और पंक्ति बढ़ गया, बाकी कुछ हुआ नहीं, जनता में कुछ जा नहीं रहा है। वास्तविक स्थिति यह होनी चाहिए कि आप एक वेलफेयर स्टेट के प्रधानमंत्री हैं, आप एक वेलफेयर स्टेट के वित्त मंत्री हैं, और आपका राज्य जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि पूरे राज्य में दवा की दुकान नहीं होनी चाहिए, चिकित्सक आपके होने चाहिए, राज्य चिकित्साओं से भरपूर हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हर जिला में उपलब्ध हो, न तो यहाँ निजी
चिकित्सक होने चाहिए, न ही निजी अस्पताल होने चाहिए और न ही निजी दवाखाना होना चाहिए। यह एक लोक कल्याणकारी राज्य है। आप जब पिक एंड चूज करते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये आयुष्मान योजना का क्या हो रहा है, किस कदर बिचौलिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं और कुछ पैसे इसको देकर कुछ पैसे उसको देकर, और डॉक्टर किस पैसे उस योजना का वापस लेते हैं। यह स्थिति है। दूसरी स्थिति यह भी है इस आयुष्मान योजना का, कई बार कई अस्पताल इससे जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए आम आदमी की चिकित्सा में आयुष्मान योजना सहायक नहीं होता है। कई बार जो टेंडर लिए हुए हैं कि हम आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा करेंगे, उनको जब सरकार के द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा भी नहीं करते हैं। कई सारी विसंगतियां हैं जिस पर सरकार का ध्यान आना चाहिए। सरकार वंदे मातरम ट्रेन चलाना चाह रही है। अब यह स्थिति देखिए कि इस बजट में यह स्थिति आ गई कि हम लोग पहले देखते थे कि जब रेलवे का कारखाना बैठता था तो बजट में प्रस्ताव आता था कि इस राज्य में ये कारखाना होगा, दूसरे राज्य में इस प्रकार का कारखाना, कहीं बोगी का कारखाना, कहीं इंजन का कारखाना, दूसरे प्रकार से बनाए जाते थे। आज की स्थिति यह है कि बोगी जो बनाया जा रहा है, कितने बोगी बनाए जाएंगे, इसका बजट आ रहा है। जो इतने बोगी का निर्माण होगा, इसके लिए बजट आ रहा है। क्या स्वरूप हो गया इस बजट का। और यह बजट 10 वर्ष के कार्यों का एक ढिंढोरा है, जिसमें धारा 370 है जिसको बजट से कुछ लेना नहीं है, भगवान राम का मंदिर है जिसको इस बजट से कुछ लेना नहीं है, 3 तलाक है जिसको इस बजट से कुछ लेना नहीं है। ऐसे अनेक कार्य हैं जिसको इस बजट से कुछ लेना नहीं है, लेकिन बजट में प्रस्तुत किया गया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह वर्ष चुनावी वर्ष है। बजट इतना हल्का हो, अब बावजूद नेता जो सत्ता पक्ष हैं उन्होंने कहा कि विकासोन्मुखी है, रोजगारोन्मुखी है। अगर ऐसा रोजगार है और ऐसा अगर विकास है तो आपको मुबारक हो। सभी लोग जानते हैं 2014 में जब यह सरकार आई थी, 55 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्जा था और आज 165 लाख करोड़ रुपया इस सरकार पर कर्ज है और प्रत्येक व्यक्ति पर अगर उसको विभाजित करें तो 1.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो जन्म आज लेगा उस पर भी कर्ज है। इस कर्ज को पाटने के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। भारत जहां अर्थतंत्र में कहा जाता है कि 5वां स्थान पर है, वहां गरीबी के इंडेक्स में कहां पर है विश्व में, नीचे से। यह दोनों कभी भी मेल नहीं खाता है, दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। यह बजट का समर्थन नहीं करता है। जिस कदर भारत में सरकारी आंकड़े के अनुसार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिए जाते हैं। मुफ्त अनाज इसलिए दिए जाते हैं कि उनको सरकार ने गरीब मान रखा है, बिलो पॉवर्टी लाइन मान रखा है, इसलिए 80 करोड़ लोगों को भारत में मुफ्त अनाज दिए जाते हैं 5 किलो प्रति व्यक्ति, और 2029 तक चलेंगे। अगर यह गरीबी की स्थिति है तो भारत का विश्व में 5वां स्थान अर्थव्यवस्था में कैसे हो सकता है। आर्थिक रूप से 5वां संपन्न देश भारत कैसे हो सकता है, जबकि यहां 80 करोड़ व्यक्ति लोग जो है सो वो गरीब हैं। वो सरकार का डाटा है। यह सभी एक ख्याली पुलाव है, खासकर नौकरी पेशा वाले को, जिनका 7 लाख रुपया
इनकम टैक्स में छूट का था और स्लैब उनका इतना लटपटा के वित्त मंत्री ने रखा है, अगर बजट के में इनकम टैक्स 7 से 10 नहीं किया गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके स्लैब को तो दुरुस्त किया जाना चाहिए था। एक स्वाभाविक रूप से जैसे पहले स्लैब आता था उस कदर किया जाना चाहिए था। इसकी आशा तो वित्त मंत्री से निश्चित रूप में सब लोगों ने कर रखा था, जिसमें सरकारी सेवकों को, आम जनों को यह सरकार काफी निराश किया है। सरकारी सेवक भी इसी समाज के व्यक्ति हैं और सरकार उनको एक बहुत बड़ा रकम वेतन के रूप में देती है। फिर असंगठित क्षेत्रों का बीमा का क्या होगा? असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन क्यों नहीं दिया जाएगा? किसान को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? जो हमारे देश के अन्नदाता हैं उसकी पहचान किस प्रकार की जाएगी? पशुपालक क्यों वंचित रहेंगे? जब देश के संसद का वेतन एक पल में बढ़ जाता है, इस देश के किसान का क्या होगा? जिसको देखनहार, जिसको पालनहार, जिस पर देश की अर्थव्यवस्था आश्रित है, देश के भोजनदाता हैं, अन्नदाता हैं किसान। देश में जो अर्थव्यवस्था है उसका 80% किसान के यहां से भरपाई होती है। इसीलिए कि अन्न है, पशुपालन है, अन्य प्रकार का जो व्यापार का संसाधन है वह किसान के यहां से उसका सृजन होता है। आज दुग्ध उत्पादन में भारत एक ऊंची छलांग लगाई है। भारत एक नए प्रकार से मछली पालन के दिशा में बढ़ रहा है। भारत मुर्गा पालन में ऊंचाई प्रदान कर रहा है, लेकिन उसके साथ भारत विदेश में मांस सप्लाई में भी अपना दूसरा स्थान रख रहा है विश्व में। तो एक तरफ पशुधन की रक्षा की बात कही जाती है और दूसरे तरफ विदेश में जब इस प्रकार से मांस की सप्लाई होगी तो फिर दोनों में कोई तारतम्य नहीं दिखला पा रहा है। क्या यह देश धर्म पर आधारित चलेगा? एक मंदिर का निर्माण हुआ नहीं कि दूसरे मंदिर के निर्माण की तरफ बढ़ जाएगा, फिर दूसरे को बचा कर रखा जाएगा, तीसरे चुनाव में उसके निर्माण की बात की जाएगी। यह देश तो ऐसा नहीं था। यह गांधी का देश है, यह सुभाष का देश है, यह चंद्रशेखर आजाद का देश है, यह भगत सिंह का देश है। भगत सिंह बलि चढ़ते समय यह सोचा भी नहीं होगा कि यह देश हमारे धार्मिक उन्माद में जाएगा। धर्म और आस्था व्यक्तिगत विषय है, इसको राजनीतिक नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन बजट को रोजगारोन्मुखी होना चाहिए, बजट को समाजोन्मुखी होना चाहिए, बजट को गरीबोन्मुखी होना चाहिए, बजट को कृषि उन्मुखी होना चाहिए। जब तक बजट नीचे स्तर तक नहीं जाएगा, गांव के अंतिम पैदान को टच नहीं करेगा, तब तक यह देश विकास की नई ऊंचाई को छू नहीं सकता है। कहने को बजट बनाने में बहुत अच्छे अच्छे गोल गोल बातें की गई है, लेकिन वह धरातल पर उतरने वाली नहीं है। वह वैसा ही बजट है, उसमें उसी प्रकार की चर्चा की गई है जैसे कि भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिए जाते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से 5वां संपन्न राष्ट्र भारत है। भारत गरीबी रेखा में विश्व में सबसे नीचे है,
लेकिन भारत आर्थिक रूप से 5वां संपन्न राष्ट्र है। जिस प्रकार इसमें कंट्राडिक्शन है, उसी प्रकार भारत के बजट अपने आप में एक कंट्राडिक्शन है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।